नमस्कार दोस्तों, स्वागत होगा। चलिए मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी वीडियो आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का कर रहे थे प्रयास, लेकिन अचानक से राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं का भी जीत लिया दिल। बताएंगे आपको पहले मोदी मोदी के नारे, फिर राहुल के अचानक से लगने लगे नारे। किस तरीके से हृदय परिवर्तन कराया है राहुल गांधी ने, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर 100 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भेजी जा रही है, बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे थे पाकिस्तान समर्थित नारे। इस पूरे मामले पर बीजेपी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। और बताएंगे कौन से सर्वे के अंदर 65% लोग राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर परिवर्तन का समय आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। साथ साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक, भाइयों बहनों मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर घुसी हुई है। यात्रा लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रही है दोस्तों। राहुल गांधी और उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के चीफ जीतू पटवारी मौजूद थे। इस दौरान जैसे ही राहुल गांधी की जिप्सी आगे की ओर बढ़ रही थी, साइड में खड़े भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी जिप्सी रुकवाकर उन लोगों से मुलाकात की दोस्तों। और जैसे ही राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, वैसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से लगाने वाले नारे को बदल डाला और मोदी मोदी की जगह राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। 2 मिनट में ही इस तरीके से हृदय परिवर्तन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बीजेपी सपोर्टर ने रोका, पहले मोदी मोदी फिर जय श्री राम और बाद में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। 2 मिनट में ही मोदी भक्तों से राहुल गांधी भक्त बन गए। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उनके खिलाफ लॉन्च किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है दोस्तों। ईडी के समन जारी किए जाने को लेकर यह बड़ी जानकारी है। इसके बाद लोगों ने कहा कि ईडी और बीजेपी का नेक्सस एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। लोगों ने देखा कि कैसे विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की हरकतें की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए एक तरीके से करारा झटका उन लोगों को दिया है जो विपक्ष को दबाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने अब राजनीति में उतरने का फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लेकर कई सारी टिप्पणी करने वाले हाईकोर्ट के जज अचानक से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अपने पद से इस्तीफा देकर थोड़े दिनों का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, सीधे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग मेरे कोर्ट में आकर मुझे चैलेंज करते थे, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं राजनीति में आऊंगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर जज साहब ने टीएमसी की सरकार को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणी की है, भ्रष्टाचार से लेकर और संदेश खली के मामले को लेकर, तो कैसे मान लिया जाए कि हाईकोर्ट में अपने पद पर रहते हुए एक जज के तौर पर उन्होंने सही फैसला सुनाया था या फिर बीजेपी को फेवर किया था ताकि इस्तीफा देकर वो बीजेपी ज्वाइन कर सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को जाना चाहिए, लिखिएगा जरूर, क्योंकि एक सिटिंग जज इस्तीफा देकर किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। देश के लोकतंत्र के लिए इससे खतरा कुछ नहीं हो सकता। साथ साथ 100 से ज्यादा पैरामिलिट्री की कंपनियों को पश्चिम बंगाल में भेजा जा रहा है। पहले फेज के लिए ही 100 से ज्यादा पैरामिलिट्री की कंपनियां नियुक्त की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि बंगाल की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इम्पार्शियल है, यानी पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करते हैं, और इसलिए उन लोग को हम बता देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पश्चिम बंगाल पुलिस को भी कहा गया है कि इलेक्शन को सही से कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 100 पैरामिलिट्री की कंपनियां भेजी गई है, ऐसा लग रहा है कि मानो पश्चिम बंगाल के चुनाव कराने को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। टीएमसी ने इसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि क्यों पश्चिम बंगाल को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सेंट्रल पुलिस फोर्स को नियुक्त किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ आंध्र प्रदेश के अंदर अब्दुल सलीम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जोड़कर सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही है दोस्तों। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है आंध्र प्रदेश से, उसका रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने बेंगलुरु में इसकी जानकारी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के फेक न्यूज फैलाए जाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को मांड्या जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को 2022 में पार्टी के द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने को लेकर गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद सैयद नासिर हुसैन के राज्यसभा के लिए चुनाव पूरा होने के बाद 27 फरवरी को राज्य विधानसभा के अंदर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप बेंगलुरु पुलिस द्वारा सोमवार को 3 लोगों को गिरफ्तार करने की बातें सामने आई है दोस्तों। ऐसे में मांड्या के पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी है कि 2022 के मामले में बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अब ऐसी गिरफ्तारी पर बीजेपी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए एक डिसीजन की जमकर तारीफ कर रहे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदला था और पैसा लेकर विधानसभा या लोकसभा में सवाल पूछने वाले देश के सांसदों और विधायकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, ये जानकारी दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं स्वागतम, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके बाद रवीश कुमार ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले फैसले का भी स्वागत किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी तब तो प्रधानमंत्री ने उस पोस्ट को शेयर करते हुए नहीं कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अब क्यों प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि कुछ फैसले
फैसले को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे उनके पक्ष में फैसला आया हो, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कठोर आलोचना की गई थी तब प्रधानमंत्री उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे। रवीश कुमार की ओर से आगे लिखा गया कि पिछले 10 साल में गंगा जल पीकर विधायकों ने अपनी पार्टी तोड़कर सरकार गिराई होगी। इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ शिंदे गुट के विधायकों पर होटल में एयर होस्टेस को छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं, 2 पीटे गए। असीम सरोदे नाम के व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर जाएगा। साथ साथ मोदी का असली परिवार इस तरीके से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से दिल्ली में भी जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा है मोदी का असली परिवार बताते हुए गौतम अडानी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, अनुराग ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और तमाम अन्य नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्रा टेरी, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर भी प्रधानमंत्री मोदी का असली परिवार है। जिस तरीके से भाजपा के लोग कैंपेन चला रहे हैं दोस्तों उस पर यह निशाना साधते हुए युवा कांग्रेस ने बैनर पोस्टर लगवाए हैं। साथ साथ दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए 4 तस्वीर शेयर करते हुए आग्रह किया है कि दिल्ली में कई जगह स्थिति काफी खराब है, साफ सफाई की स्थिति काफी खराब है। इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी कमियां बता रहे हैं। इसके पहले आपने किराड़ी और बुराड़ी की कमियों को भी उजागर किया था। मैं अभी मुख्य सचिव को आदेश दे रहा हूं कि वो 7 दिनों के अंदर इन सभी इलाकों की कमियों को दूर करे। जो काम आप कर रहे हैं वो काम विपक्ष को करना चाहिए। सत्ता पक्ष की कमियां निकालना विपक्ष का काम है। दुर्भाग्यवश आज विपक्ष यानी बीजेपी के 7 सांसद राजनीति से संन्यास लेने में व्यस्त है और 8 विधायक गहरी निंदा में सोए हुए हैं। यही कारण है कि दिल्ली की सत्ता पिछले 26 साल से बीजेपी से दूर है। इसलिए मजबूरवश एलजी के संवैधानिक पद पर रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। जो कमियां आपने बताई है, जिन अधिकारियों के ये काम करने हैं उन्होंने यही किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सर्विस या विजिलेंस आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, अगर ये मेरे अंदर में आता तो मैं न केवल ऐसे लापरवाह अफसर को तुरंत सस्पेंड करता बल्कि उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेता कि कोई अधिकारी ऐसी कोताही करने की हिम्मत नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन विभागों के सीनियर अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करेंगे, उन्हें एग्जाम्पलरी सजा देंगे। 2 करोड़ दिल्ली वासी आपके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। यानी एक तरीके से एलजी महोदय अरविंद केजरीवाल को फंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बता दिया है कि सर्विस और विजिलेंस उनके अंदर है, एलजी के अंदर आता है। एलजी साहब को खुद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने तरीके से अधिकारियों को लेटर लिखकर दे दिया है कि उनको तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, एलजी को ही कार्रवाई करनी है। तो उल्टा अब एलजी सवाल उठा रहे थे, खुद फंस गए हैं दोस्तों। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय की ओर से भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर इच्छा जाहिर की गई है। 7 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा ये हाल है न्यायपालिका का मजाक बनाकर रख दिया है। हर संस्थान तबाह की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को इस आदमी की इस हरकत पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से कोसों दूर लोकप्रिय है दोस्तों। तमिलनाडु और केरला को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। मूड ऑफ द तमिलनाडु में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो 65% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी इस बार देश के प्रधानमंत्री बने। 33% लोग मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं और 2% लोग चाहते हैं कि कोई और देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल फिर यही है कि तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता अपने पीक पर है और साथ ही साथ अन्य राज्य केरला, तेलंगाना के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति है। आने वाले दिनों के अंदर और राज्य में भी हो सकता है कि इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिले। साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को नंदुरबार में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। 15 मार्च को भिवंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 17 मार्च को मुंबई के अंदर एक बड़ी जनसभा के साथ यात्रा का समापन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी अपनी तैयारियों को तेज कर लिया है दोस्तों। साथ साथ कहने को तो विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग भी दिन रात आंख बंद कर प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बताने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अब सच्चाई देश के सामने धीरे धीरे करके उजागर होने लगी है। भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्य कर्मी के मौजूद नहीं रहने के लिए कहा है। यहाँ तक कि सादे कपड़े में भी उनकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मीडिया में आई एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। मुइजू का यह बयान तब आया है जब एक सप्ताह से भी कम समय पहले भारत के असैन्य टीम मालदीव के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों की जगह लेने वहां पहुंची थी। मुइजू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों कि क्या इसे डंका बजना कहा जाएगा कि भारतीय सैनिकों को अब मालदीव में नहीं रहने देना चाहते हैं कि मालदीव के प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से ये भारत के खिलाफ की गई कार्रवाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि क्या देश के अंदर किसी मीडिया में डिबेट हुआ है, क्योंकि भारत का पड़ोसी है मालदीव। भारत कभी नहीं चाहेगा कि मालदीव के साथ रिश्ते खराब हो, लेकिन स्थिति अब ऐसी हो चली है और इसके पीछे कई बड़े कारण है। आप लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो रिश्ते खराब करवा रहे हैं। साथ साथ भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सदस्य प्रज्ञा ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के विधायक सुदेश राय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अवैध रूप से शराब की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने राय को विधायक पद से हटाने की मांग भी की है। मीडिया कर्मियों से इस संबंध में संपर्क साधने के बाद उन्होंने खुद जाकर आरोपियों की जांच की है दोस्तों, आरोपों की भी जांच की है। उन्होंने विकास कार्य का शुभारंभ करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने के दौरान ये चीजें की है। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी
बीजेपी के सांसद अपने विधायक को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी। अगर आप भी मानते हैं कि या तो सांसद महोदय की बात सही है या बीजेपी के विधायक की बात सही है, किसी एक के खिलाफ तो बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटक के बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी को कई दिनों के बाद पकड़ा जा सका है। एनआईए ने भी ये मामला अपने हाथ में ले लिया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कैबिनेट के मंत्रियों को धमकी भरे ईमेल भी मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि धमकी भरे ईमेल सीएम सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार और गृह मंत्री परमेश्वर को खास तौर पर भेजे गए हैं। इसमें $25 लाख की डिमांड की गई है और धमकी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बस से ट्रेन, मंदिरों, होटलों और सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस पूरे मामले पर देखते हैं कैसे गिरफ्तारी कितनी जल्दी की जाती है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। साथ साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस पार्टी के विधायक अयोग्य करार देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए पहुंचे हैं। इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एकजुट होकर पहले सरकार को बचाया और बागी हुए नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट कर दिया है कि हंगामे के मामले में कुछ सदस्यों से नोटिस मिले हैं और मैंने स्वतः संज्ञान लिया, मामला विशेष अधिकार समिति को भेज दिया। सदन के भीतर बीजेपी के विधायकों की ओर से अनुशासनहीनता के नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के तहत ये कार्रवाई की गई है और कांग्रेस पार्टी के भी बागी नेताओं के खिलाफ एंटी डिफेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है दोस्तों और कार्रवाई की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या स्टे मिलेगा या फिर ये मामला और आगे धीरे धीरे बढ़ने वाला है। साथ साथ रोजगार दो, न्याय दो, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मोदी के जुमले वाली गारंटी के खिलाफ छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के नेता बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के नेता दिखाई दे रहे हैं। रोजगार को एक अहम मुद्दा बनाया जा रहा है। हर राज्य में जाकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार तैयारी लगातार पार्टी के लोग कर रहे हैं और अब ये धरातल स्तर पर भी देखा जा रहा है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जयपुर से चित्तौड़गढ़ जाते समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी भीलवाड़ा के एक चौराहे पर आकर रुके। वहां पर मॉडल के विधायक उदय लाल भड़ाना और बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने उनका स्वागत किया और इस दौरान मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे दोस्तों और उन्होंने कहा है कि यहां बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। लोकसभा के लिए 15 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। राजस्थान 25 की 25 सीटें बीजेपी को देने जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और राज्य में माना जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। देखते हैं बीजेपी के नेता का दावा सही साबित होता है या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दावा सही साबित होता है। साथ साथ देश में चल रहे किसान आंदोलन पर अब बॉलीवुड के एक्टर नाना पाटेकर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। एक्टर ने किसानों का सपोर्ट किया है। नाना पाटेकर ने किसानों से अपना फैसला लेते हुए सरकार चुनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, किसानों को यह तय करना है कि किसकी सरकार लेकर आनी है, ना कि सरकार से मांगे पूरी करने के लिए कहना है। इसी के साथ उन्होंने राजनीति में आने को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं कर सकता। कुल मिलाकर दोस्तों नाना पाटेकर की ओर से यह बात कहना कि सरकार से कुछ मांगने की जगह हमको यह तय करना चाहिए कि सरकार किसकी बनेगी। क्या आपको यह सही लगता है? क्योंकि देश के अंदर 5 साल के लिए सरकार बनती है। अगर एक बार कोई सरकार चुनकर आ जाए और उसके बाद उसका विरोध ना करके अगली सरकार बदलने का वेट किया जाए, तब तो कोई भी फैसले लिए जाएंगे, किसानों के विरोध में फैसले लिए जाएंगे और इसीलिए जरूरी है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाना चाहिए। आप लोग नाना पाटेकर की इन बातों के बारे में क्या कुछ राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तरी इजराइल की सीमा पर सोमवार को एक बागान में काम करते हुए भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। 31 साल के पैट निबिन मैक्सवेल के तौर पर पहचान की गई है, जो केरल के रहने वाले हैं। मैक्सवेल लगभग 2 महीने पहले इजराइल आया था। वहां पर एक खेत में मजदूरी का काम कर रहा था, जिसके बाद रॉकेट से हमला होता है दोस्तों और इस रॉकेट के हमले के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और ऐसे में भारत के युवाओं के विदेश में जान गंवाए जाने की लगातार कई सारी खबरों के बीच ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि रूस से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से ये खबर इस तरीके की आती रहती है और दुनिया में सबको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में आपस में वॉर चल रहे हैं। इसके बावजूद अगर एक व्यक्ति को उस इलाके में जाना पड़ रहा है कमाई करने के लिए, रोजगार करने के लिए, तो ऐसे कहने में कोई दोहराई नहीं है दोस्तों, कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि देश के अंदर बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा है। साथ साथ धनंजय सिंह ने 2 दिन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आज एक पुराने केस में दोषी करार दिए गए हैं। आज सजा का ऐलान किया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे और आज उनके खिलाफ सजा का ऐलान होने जा रहा है। दोषी करार दे दिए गए हैं। 10 मई 2020 को अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने दोषी करार देते हुए जिम्मेदार ठहराया है और दंड के लिए प्रश्न पर सुनवाई बुधवार यानी आज की जाने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों की क्या ये एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है, क्योंकि पूर्व सांसद ने ऐलान किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके एक दिन के बाद ही ये सजा घोषित हो गई है। क्या उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से किसी को नुकसान होने वाला है? आपको पता होगा किसको नुकसान होने वाला है। क्या वही कारण है कि उनको अब सजा दिलवाई जा रही है? इसके पीछे आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को शाहजहां शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। शाम 4:30 बजे शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। बंगाल सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से अपील की कि वे इस आदेश पर 3 दिन की रोक लगा दे, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर इंकार कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। शेख को
ईडी की टीम पर हमला के मामले में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके में गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिनों से फरार चल रहा है। फिलहाल वो अभी 10 दिनों के पुलिस रिमांड पर है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाए। शाम 4:30 बजे शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया गया है। दोस्तों, बेल के लिए हाईकोर्ट भी पहुंचा है। कुल मिलाकर ये मामला बंगाल की राजनीति में काफी बड़ा है और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इस पर और ज्यादा राजनीति करने को कोशिश किया जाए। साथ साथ दोस्तों, पीएल पुनिया ने एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सुबह से कुछ प्रायोजित न्यूज चैनलों द्वारा झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। वही भाजपा का हथियार है, मैं कांग्रेसी हूं और अंतिम सांस तक कांग्रेस पे रहूंगा। यानी पीएल पुनिया कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर पीएल पुनिया की ओर से वीडियो बनाकर यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इंडिया गठबंधन के माहौल से देश, प्रदेश और बाराबंकी में भाजपा पूरी तरीके से धाराशाही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा उपेंद्र रावत के कथित वीडियो के कारनामे से ध्यान हटाने के लिए भाजपा और उसका समर्थक गोदी मीडिया हमारे वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी के पीछे पड़ा हुआ है। सारी अफवाहों का खंडन स्वयं पीएल पुनिया ने किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो कथित वीडियो वायरल हुआ था, उस पर एक साथ डिबेट करानी चाहिए थी न्यूज चैनल वालों को, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही इधर से उधर करने के लिए एक तरीके की थ्योरियां बनाकर पेश किया जा रहा है। साथ साथ लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने नौकरी रोजगार को अपना राजनीति के केंद्र में रखा है। लाखों युवाओं को बहाल करके लाखों घरों में खुशियां ही नहीं बांटी, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक विमर्श में एक सकारात्मक मोड़ देश के विमर्श को दिया है। बिहार के एक घर अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, विश्वास मतलब तेजस्वी यादव। लालू यादव ने भी कहा था कि तेजस्वी से मैं रोज पूछता था और आगे भी पूछता रहूंगा कि आज कितना बहाली किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, नौकरी देना आरजेडी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आरजेडी इसी को आगे बढ़ा रही है, जिससे युवाओं में एक मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर फिर से बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे तो फिर से रोजगार की बहार आएगी। लालू यादव ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में बीजेपी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने डोनर की जानकारी साझा करने के लिए जून महीने तक का समय मांगा है, ताकि फिलहाल कोई भंडाफोड़ ना हो। यूथ कांग्रेस की ओर से ये बातें लिखते हुए कहा गया कि चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो, शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मोदी सरकार और एसबीआई के अनैतिक रिश्तों के खिलाफ यूथ कांग्रेस मुंबई ने जोरदार व्यापक प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों के अंदर यह प्रदर्शन और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ मणिपुर विधानसभा ने सोमवार को एक कानून पारित किया है, जिसके तहत स्थानों का नाम बदलने पर 3 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैतई और कुकी जो समुदाय के बीच में चल रहे जातीय संघर्ष, जिसमें हिंसा के दौरान एक समुदाय के सदस्य द्वारा दूसरे समुदाय के अधिक आबादी वाले स्थानों के आधिकारिक नाम बदलने की कोशिश की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि में कानून लेकर आया गया है। नाम बदलने की किसी भी कार्रवाई पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है दोस्तों, और मामला जोड़ा गया है। देखते हैं इस पर अब राज्य में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ साथ केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाने को कहा है। आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी पेट्रोल पंप और ईंधन खुदरा विक्रेताओं से कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा होर्डिंग्स और बैनर हटाकर नए बैनर लगाने के लिए कहा है, जिसमें बीजेपी का चुनावी नारा मोदी की गारंटी लिखा है। साथ में सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को सिलेंडर देते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है। कुल मिलाकर दोस्तों, क्या जानबूझकर पेट्रोल पंपों को बार बार जबरदस्ती कहा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई है? क्या चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए ये योजना सामने लेकर आई जा रही है, ताकि बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो प्रचार नहीं हो पाएंगे? उससे पहले ही पेट्रोल पंप की एजेंसियों पर दबाव बनाया जाए और उनको कहा जाए कि प्रधानमंत्री का प्रचार करिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखते हैं दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। इसके अलावा पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लिस्ट में पहला नाम ओपी राजभर का है। दूसरे नाम पर आरएलडी के अनिल कुमार, जो मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी सीट से विधायक है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के नेता दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह मिली है। चर्चा यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे महेंद्र सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वो पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों, गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद सीट से विधायक सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जा रहा है। 3 बार विधायक है, लगातार दूसरी बार साहिबाबाद से चुनाव जीते हैं। 2022 में चुनाव के दौरान उन्होंने बम्पर वोटों से चुनाव जीता था। लगभग 2,14,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीता था और अब उनको मंत्री बनाया जा रहा है। साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को जो आदेश जारी किया है, उन्होंने इसकी कॉपी भी दिखाई है। एलजी के निरीक्षण में मिला विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा गया है। संगम, बिहार, बुढ़ाड़ी और किराड़ी में किया गया था निरीक्षण। 7 दिनों में समाधान करके 12 मार्च तक रिपोर्ट दे, सीएम ने यह जानकारी दी है। 5 बजे एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी आदेश दिया गया है। देखते हैं सेक्रेटरी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध है, कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। साथ साथ 96,000 लोगों ने न्यूज एक्सप्रेस की ओर से पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। न्यूज एक्सप्रेस ने पूछा था कि किसको आप देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में देखना चाहते हैं। लोगों ने 76% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि 18% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी को अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को मात्र 5% लोग अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को मात्र 2% लोग अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता इस तरीके के सर्वे से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि इससे पहले भी जो सर्वे कराए गए थे, जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी,
उसको दबाने के लिए उस सर्वे को ही डिलीट कर दिया गया था, जिसके बाद काफी विरोध किया गया था। और अब एक बार फिर से इस तरीके के सर्वे सामने आ रहे हैं जहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने लोगों तक